सिप कंपनी, ये एमटीक्यू है, ठीक है। सिप कंपनी स्पेशलाइज इन रिफर्बिशिंग द इनसाइड्स ऑफ यॉट। अच्छा भाई, ये कबाड़ी यानी जूना पुराना काम सही करती है, रिफर्बिश करती है यॉट्स को, एंड हैज बीन आस्क्ड टू कोट ऑन अ रेलेवेंट कॉस्ट बेसिस। अब ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का पास पेपर यानी डिसीजन मेकिंग का पास पेपर। अब देखो, डिसीजन मेकिंग में सम कॉस्ट नहीं देखते, फ्यूचर कॉस्ट देखते हैं। मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का अपना तरीका है, और लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का अपना तरीका है। एसेट की रेलिवेंट कॉस्ट अपने तरीके से देखते हैं। फ्यूचरिस्टिक इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट। फ्यूचरिस्टिक इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट। सम कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। एम आई राइट? नहीं। अब ये जब भी रेलिवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होता है तो इतना लेंथी होता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इस क्वेश्चन में गुम जाओ, खो जाओ, खो दे आओ, घुमा देता है आपको। तो हम नहीं खोएंगे, हम क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे कि पहली रिक्वायरमेंट जिसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। व्हाट आर द कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द कोड फॉर द अपहोल्डिंग फैब्रिक किचन। यानी कौन सी कॉस्ट हमारी कोटेशन, कौन सी चीजें, कौन सी कॉस्ट हमें अपनी कोटेशन में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। हाजी ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, नो प्रॉब्लम। अब सोल्ड फैब्रिक की कोट करने में कौन सी कॉस्ट लेनी है टोटल, और किचन का जो भी है, यानी ये यॉट को रिपेयर करता है, रिफर्बिश करता है, इसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसके लिए वो आपसे बोल रहा है कि बताओ कि किचन को रिपेयर करने के लिए मैं क्या कोट करूं, और अपहोल्ड को कोट क्या करूं। कोट में उसने सेलिंग प्राइस आपसे नहीं बोला, उसने कहा मुझे बताओ कि मेरी कॉस्ट कितनी है रेलिवेंट कॉस्ट के हिसाब से। अब क्या कह रहे हैं, रेलिवेंट कॉस्ट बेसिस कह दिया, वरना तो हम पाकिस्तानी हैं, हम तो जुगाड़ पे चलने वाले, टोटल सारी कॉस्ट को प्लस करते और टोटल कॉस्ट निकाल देते। लेकिन इसने बोला रेलिवेंट कॉस्ट बेसिस, इसका मतलब वी हैव टू कंसीडर द रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। अब फॉर रिफर्बिशमेंट ऑफ अ यॉट कॉल्ड बो, ये इसका नाम रखा है उसने, यानी इवेंट का नाम है रिफर्बिशमेंट ऑफ यॉट को बो बोलते हैं। अच्छा भाई, रिफर्बिशमेंट विल स्टार्ट इन 1 वीक टाइम, एक हफ्ते में स्टार्ट होगी। सिप कंपनी spent $100 obtaining the following information about the refurbishment. $100 uncle spent is the first form या second form? ये आसान भाषा में $100 ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं कि होंगे? हो चुके हैं। इट्स अ सम कॉस्ट। It's a sunk cost, खल्ली वल्ली sunk cost, am I right? जी। You will ignore it. क्यों? क्योंकि sunk cost कभी भी रेलेवेंट नहीं होती, ये ऑलरेडी लग चुका है, जो लग गया है उसको गोली मार दो, उसको छोड़ दो। करेक्ट? आगे बढ़ेंगे। अब ये $100 खर्च करके इसने बहुत सारी कॉस्ट निकलवाई हैं। अच्छा भाई, तेरी मेहरबानी, बहुत जबरदस्त। क्या निकलवाई, आइए पढ़ते हैं। मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड 20 मीटर स्क्वायर मीटर फॉर फैब्रिक, और 10 स्क्वायर मीटर फॉर ट्रीक वुड फॉर द फ्लोरिंग। अभी हम सबसे पहले अब्स होल्डिंग की बात करें, अब्स होल्डिंग की बात करें तो कितना मटेरियल लगेगा? 20 स्क्वायर मीटर। ओके, आगे। cheapest source of upholding fabric would be from a overseas supplier at a cost of कितना? $85। एक बात बताओ, ये मटेरियल हम फ्यूचर में खरीदेंगे ना? जी। फ्यूचर में खरीदेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ रेलेवेंट कॉस्ट और नो? होगी। क्वांटिटी भी स्क्वायर मीटर है और प्राइस भी स्क्वायर मीटर में है, तो नो प्रॉब्लम, कोई वो होशियारी नहीं करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम आई क्लियर इन दैट और नो? जी जी। आंसर इज 1700। हाँ, 1700। ओके। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और भी होगा। अब ship company buy most of the fabric from overseas and pay 400 per month to shipping company as a container, and then
7.5 metric square for each meters transport। ये भी कॉस्ट, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर से मंगवा रहे हैं ना ओवरसीज से, तो जो ट्रांसपोर्टेशन लगती है वो 7.5 लगती है। तो मटेरियल का ये कैरेज है ना, कैरेज इनवर्स है। जी मटेरियल जी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, मटेरियल नहीं होगा प्रोजेक्ट नहीं होगा। मटेरियल चाहिए तो कैरेज देना पड़ेगा, इट्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगेन। 7.5 पर मीट्रिक स्क्वायर, तो 20 मेट्रिक स्क्वायर खरीद रहे हैं, 7.5 पर मेट्रिक स्क्वायर उसकी प्राइस है। की आंसर आया 150। 550 आ गया। अच्छा दोबारा चेक करना। 150 150। अच्छा ओके, 150 आ गया भाई। फिर आगे कहता है ट्रीक वुड इन इन्वेंट्री एंड कुड बी सोल्ड। तक तक ये वुड का फैब्रिक से कोई ताल्लुक नहीं है, वुड का फैब्रिक से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है तो हमें ये नजर आ गया है कि इसने, हम अगर बात करें अब होल्डिंग फैब्रिक की, तो उस पे जो भी चीज थी वो मटेरियल के हिसाब से वो कितनी आ रही है, 18। 1850 टोटल। कहानी खत्म हो गई। अब किचन भी तो है, किचन में, अब किचन का तो कोई इन्फो अभी तक हमारे आंखों के सामने से गुजरा ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, तो दोबारा हम ढूंढते हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। सिप कंपनी हैज 5 मीट्रिक स्क्वायर ऑफ ट्रीक वुड इन इन्वेंट्री। अच्छा भाई, इसके पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। अब ट्रीक वुड जो है, ट्रीक वुड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक वर्ड की। ठीक है, कितना पड़ा हुआ है स्टॉक में, जो कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था? 5 मीटर स्क्वायर $100 $100। 100 में खरीदा था ना, था बोले तो हाँ पास, बोले तो संग, संग बोले तो खल्ली वल्ली, राइट। जी। एंड कुड बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा भाई, ये इसकी मार्केट प्राइस आ गई, क्या आ गई इसकी मार्केट मार्केट प्राइस, प्राइस। यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई। दिस ट्रिक इज लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस जॉब and is stained dark mahogany. The color of the stain required for bow tan is lighter and cost of sanding and staining the trick are this and that much। क्या मतलब है इसका? कहता है कि भाई ये जो आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, टीक वुड, ये जो आपके पास स्टॉक में टीक वुड पड़ा हुआ है ना, ये किसी और प्रोजेक्ट का था और इसका कलर दूसरा है, इसका कलर थोड़ा फर्क है। आपको जो चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए थोड़ा अलग कलर चाहिए, इसलिए सेम कलर बनाने के लिए आपको स्टैंडिंग स्टैंडिंग और बाकी किसी मशीन के अंदर कोई काम करना पड़ेगा, जिसकी ये खर्चे आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। समथिंग कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट, राइट। जी Or to ensure the color of the stick of the tree is consistent, all the teak of one job is stained at the same time, and the standing cost is the same irrespective of the age of the teak. The cost of purchasing new teak in the market is 110. New teak can be sustained the correct color of bow with no preparation। कहता है भाई बात सुनो, आपके पास कुछ स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, आपके पास रास्ते हैं, आप 110 का मार्केट से खरीद सकते हो। कितने का खरीद सकते हो? एंड देन। या फिर आपके पास जो पड़ा हुआ है आप उसको इस्तेमाल कर लो, उसको इस्तेमाल कर लो, और उसमें ये खर्चा वो खर्चा फलाना खर्चा ढिमकाना खर्चा, सारे खर्चे करो। गॉट इट और नो? राइट। ओके, अब ये किस चीज की बात हुई है? टीक वुड की बात हुई है, किसकी बात हुई है? इक्वल। अब हम अपने क्वेश्चन पे आए हुए हैं, क्वेश्चन में क्या बोले हैं? किचन।
तो ये इन्फो जैसे हमने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है और थोड़ा साइड में रख दी है। अभी तक किचन के बारे में कोई इन्फो नजर नहीं आई है। आगे बढ़, अब आते हैं न्यू करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अब आया 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 कौन आया? किचन आया। कौन आया? और ये हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर भी है। A new kitchen will be required. This can be purchased for how much? कितने का खरीद सकते हैं? यानी यॉट में किचन लगेगा। हमारे पास रास्ता है, 4,500 का किचन खरीद लो और 2,000 का फिट करवा लो। किचन रेडी मिलता है, ठीक है, रेडी किचन मिलता है। रेडी किचन लिया, 2,000 में फिट किया, जान छुड़ाओ, कहानी खत्म। ये एक रास्ता है। ये क्या है? इट इज वन रास्ता। एनी प्रॉब्लम इन दैट रास्ता? नहीं। दूसरा रास्ता क्या है? रास्ता वाहिद, फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट 4,500 और 2,000 रुपए खर्च करो, 6,500 रुपए का किचन फिट करके दे दो और बोलो जा भाई जा, खलास। यानी 6,500 की कॉस्ट इंकर करो किचन के ऊपर। लेकिन आगे उसने लिखा अल्टरनेटिवली, मतलब आगे भी कोई कहानी है। अच्छा भाई, क्या कहानी है? कहता है कि भाई हम चाहें तो और ये कर सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है रास्ता, दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? कि जो एग्जिस्टिंग किचन है ना, उसी को थोड़ा सा सेटल बनाएं, उसी को थोड़ा सेट करें। कैसे सेट करेंगे बताओ? उसको सेट करेंगे, न्यू तक न्यू किचन लगा लो, इतने का पड़ेगा। या फिर ओल्ड को थोड़ा सा रिफर्बिश कर लो, रिपेयर कर लो, सेट कर लो, बिठा दो। कितने का मटेरियल लगेगा सेटिंग करने में? 4,000। ओ 4,000, सॉरी। और लेबर कितनी लगेगी? 40 hours at $15. 40 आवर्स लोग काम करेंगे, 15 रुपए हम उनको दे देंगे 1 घंटे के। कितने हो गए ये? 600। और क्या लिखा हुआ है? फिटिंग कॉस्ट। फिटिंग कॉस्ट, जो फिटिंग का खर्चा ऊपर दिया हुआ है, कितना है? 10% less than the original। 10% लेस मतलब 90%। एम आई राइट? जी। क्या आंसर आएगा इन तीनों को प्लस करके? 8। 4,400, 5,800, 5,400। 6,400। ये है रिपेयर कर लो पुराने वाले को तो कॉस्ट। आपके पास दो रास्ते। आप बिजनेस ओनर, भाई बताओ कितनी कॉस्ट लगाना पसंद करेंगी आप? जो कम है। 6,400? कौन सा काम करना पसंद करोगी? जिसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी कि जिसमें कॉस्ट कम लगेगी? जिसमें कम लगेगी। तो आंसर इज 6,400। पानी खलास। यानी न्यू किचन राइट। लगाने से अच्छा है पुराने वाले को बना लो, $100 बचेंगे, $100। $100 कम कॉस्ट आएगी। कॉस्ट कम तो सेलिंग प्राइस भी कम कोट करेंगे ना। कोटेशन की कॉस्ट पूछी थी हमने, दो कॉस्टें निकाल दी। ये हमने क्वेश्चन 1 2 मार्क्स से सॉल्व किया। इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। इसको लिख लीजिएगा। सही है। हो गया। अब इसका हम 2 करेंगे। और क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने हमारे सामने टीक वुड टीक वुड टीक वुड नजर आया था, याद है? तो क्वेश्चन 2 जो है वो टीक वुड के ऊपर है। किसके ऊपर है? क्वेश्चन 2 इज ऑन टीक वुड। अब मुझे टीक वुड की वो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसको अब कंसिडर करना है कि किचन पढ़ा था तो टीक वुड टीक वुड टीक वुड की इतनी सारी इन्फो बीच में आ गई थी, किचन के बीच में। हमें चाहिए था अपहोल्ड फैब्रिक, हमने ले लिया था। और दूसरा था किचन, तो किचन भी हमने ले लिया है। अब इसके बाद टीक वुड का पैराग्राफ अभी हमने रीड तो कर लिया है, बट आई
आई वुड लाइक कि आप इसको एक बार खुद से जल्दी से पढ़ लो। एक बार इसको रीड करिए। सही हो गया। अब चीजें याद है ना इसको जी जो। जी। अब देखो, अब टीक वुड में मसले मसाइल हैं। ये एक ऐसी आइटम है जो हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल दो तरह के हैं। एक तो मटेरियल स्टॉक में नहीं था, हमने खरीदना है। मटेरियल स्टॉक में नहीं है, हमने खरीदना है, तो इट्स ओके। खरीदना है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये है कि मटेरियल हमारे पास है पड़ा हुआ है, इट्स अवेलेबल इन द स्टॉक। अब उसकी रेलिवेंट कॉस्ट निकालना है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऐसा मटेरियल जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ हो और उसकी रेलिवेंट कॉस्टिंग चाहिए, उसको किसी पड़ा हुआ मटेरियल किसी प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल करो, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्टिंग निकालना थोड़ा सा मसला होता है कि ये ही मटेरियल यूज करना है तो क्या होगा। अब पास कॉस्ट संक कॉस्ट को नहीं देखते, ये बात तो हमें पता है, राइट। यानी 100 को तो हमने काट दिया था, लेकिन जो इसकी मार्केटेबल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उसको तो देखना पड़ेगा ना, कि नहीं देखना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है टीकवुड की, जो कि स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, इन स्टॉक मटेरियल है, राइट। कितना जी। पड़ा हुआ है जरा देखना। 5 meters, 5 meters square। 5 मीटर स्क्वायर। और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी होती है, क्या लेनी होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जरा देखना रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। 100। 100 इज नॉट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट का मतलब आज की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो वो 100 में से 5% डिस्काउंट निकाल दें। तो 100 का हमने खरीदा था, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज की मार्केट वैल्यू 0.9 है कि नहीं है। 0.95 नहीं होनी चाहिए? सॉरी, 0.95 है कि नहीं है, क्या हाँ। पड़ेगा। और 75। 475, ये क्या आ गया, ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई, राइट। जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, आपको इस मटेरियल को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, तो आपको, ये तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई RC। अब आपको सेंडिंग करनी पड़ेगी इसकी, राइट, क्या करनी पड़ेगी, सेंडिंग। और कितने की सेंडिंग होगी, 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर ऑफ स्क्वायर की कितनी होती है, 5, तो 14 की कितनी हुई। 70। हाँ, 70। 70। 70। और क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग। स्टेनिंग कितने की होगी, 0.5। क्या आएगा, 22.5। और क्या होगा,
रेस्ट ऑफ स्टैंडिंग मशीन अराइजिंग आफ्टर ईच स्टैंडिंग जॉब इज कंप्लीटेड एट अ प्राइस ऑफ कितना? $80। तो एक एक्स समझ लो कि मशीन का खर्चा है, मशीन चलेगी और वो आपको कितना कॉस्ट देगी? 80। 80। और क्या है देखो, और कोई चीज और है? कुछ भी नहीं है। पक्की बात है? टोटल करना जरा। हाँ, 647.5। अभी आपको ऑप्शन में नजर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा हम बताएंगे। यहां तक हमने लिखा ली रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ 5 स्क्वायर मीटर विच इज इन स्टॉक, एम आई राइट? सर ये है कि हमें चाहिए जो है वो 10 अब मीटर्स और हमारे मेरा पास नेक्स्ट है क्वेश्चन सिर्फ यही 5। था जो आपने पकड़ा, बिल्कुल सही है कि ये मेरा सवाल है, क्या आपको इस जॉब के लिए 5 मीटर स्क्वायर ही चाहिए था? जरा देखना। नहीं, तो 5 मीटर स्क्वायर तो हमने निकाल लिया कहाँ से? अपने डब्बे में से जो हमारे पास पड़ा हुआ था। बाकी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा कहाँ से लेंगे? मार्केट से। कितने का मिलेगा? मार्केट से। 550। 550। और एक लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ना जरा। Can be stained with no preparation। मशीन प्रिपरेशन नहीं चाहिए, लेकिन इसको क्या करना है? स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करना पड़ेगा ना। तो जो बाहर से हम लेंगे मटेरियल, स्टेनिंग उसकी भी होगी। और स्टेनिंग कितने में होती है? 4 पॉइंट। 4.5। क्या आंसर आएगा? आंसर 22.5। इनको सम अप करेंगे कितना आएगा? 572.5। और फाइनल रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 1220। ऑप्शन है क्या? है। कितना घुमाया, मजा आया? कितना घुमाया, मजा आया? कॉपी कीजिएगा प्लीज। अब लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का अपना ही तरीका होता है। लेबर शॉर्ट इन सप्लाई हो तो रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का तरीका कुछ और पढ़ा होगा आपने। लेबर एक्सेस इन सप्लाई हो तो रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का तरीका या मेथडोलॉजी जो है वो एक अलग तरीके से हम सीखते हैं और हमें आती होती है। ये हमने जब भी पढ़ा होगा आपने ये जरूर देखा होगा कि रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर लेबर इन स्टॉक है यानी एक्सेसिव लेबर है तो कैसे निकलती है, और अगर लेबर शॉर्ट इन सप्लाई है तो कैसे निकलती है। हम इन दोनों को नहीं, इन दोनों को देखेंगे इस क्वेश्चन के इस पार्ट में। देखो इतना बड़ा लेबर का इतना बड़ा लेबर का ये पैराग्राफ है, मैं पढ़ता हूँ। स्किल लेबर की बात करेंगे सबसे पहले, फिर अनस्किल को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वरना मिक्स हो जाएगा। पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ना, वरना कंफ्यूजन हो सकती है। 100 hours of skilled labor and 56 hours of unskilled labor are required। ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया, हमें ये याद रखना है, ठीक है। जिस तरह वहां पे हमने स्टिक को देखा था कि कितना चाहिए था और कितना पड़ा हुआ है, तो हमें आसान हो गया था, याद है? आगे आवाज आ रही है? हेलो। यस। ओके। आगे कहते हैं स्किल लेबर इज पेड, मार्केट रेट है 25 और करंटली फुल्ली क्या लिखा हुआ है?
fully employed, यानी skilled labor is not free. Skilled labor is not free. Skilled labor is busy. We don't have access capacity. Skilled labor फारिग नहीं है मना, स्किल लेबर बिजी है, राइट और रॉन्ग। तो अब क्या करें? या तो रास्ता होता है बाहर से नए वर्कर ले आओ, या किसी प्रोजेक्ट को छोड़ के उस कुल्लों को इधर डाइवर्ट करो। बाहर से नहीं लाओगे तो ऑब्वियसली जो मार्केट रेट होगा इज गोइंग टू बी द रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन अगर आप डाइवर्ट करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा, राइट और रॉन्ग, क्योंकि किसी से प्रोजेक्ट से डाइवर्ट करोगे तो उस प्रोजेक्ट का रेवेन्यू मिस हो रहा होगा ना। अब हम पढ़ते पढ़ते क्या कहता है। कहता है fully employed on another job where they earned a contribution of 6 per hour. Alternatively, new skill labor could be employed, but the new workers will require a training cost of 14 per hour for the first 10 hours they are working. Okay, my friend, how to do that? हमें दोनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना जो इसने बताए हैं। हमें कितने घंटे लेबर चाहिए? स्किल लेबर कितनी चाहिए? 100 आवर्स चाहिए। पहला रास्ता मार्केट से ले आओ। पहला रास्ता कहाँ से उठा के ले आओ? मार्केट से। मार्केट से ले आओगे तो उनको पैसे तो दोगे ना, 25 रुपए घंटा। जी। और 100 घंटों के लिए वो आप एम्प्लॉय करोगे। नई एडिशनल कॉस्ट आएगी आपके सर के ऊपर, कितनी? 2500। जी। और उनको कितने घंटों के लिए ट्रेन करना पड़ेगा? 10 आवर्स। 10 आवर्स की ट्रेनिंग दोगे 14 पर आवर के हिसाब से, तो 140 ये भी देना पड़ेगा। 2640 का खर्चा होगा अगर आप लेबर को कहाँ से पकड़ के लाते हो? बाहर से। लेकिन दूसरा रास्ता है कि एक कमाऊ पूत को, जहां से आपकी लेबर आपको कंट्रीब्यूशन देती है, वहां से इनको पकड़ के ले आओ। तो भाई लेबर को अगर आप शिफ्ट करते हो, शिफ्ट, अब ये लेबर शॉर्ट इन सप्लाई है, क्या है ये? स्किल लेबर क्या है? शॉर्ट है ना। शॉर्ट है यानी आपके पास एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है, ये लेबर आपके पास एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसको कैसे करते हैं? देखो भाई, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इनको 25 रुपये घंटा तो देना ही पड़ेगा। 2500 तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ कुर्बानी होगी, कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा? 6 पर आवर। तो 600 रुपये का ये नुकसान होएगा। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होंगी? 3100। दोनों में से कौन सा आंसर पसंद करेंगे, बीइंग अ सेठ ऑफ द कंपनी? 3100 जो सिलेक्ट करेगा उसको वहीं से स्क्रीन में से चमाट या माउस में से करंट आएगा पेपर में कि बेटा तू कैसा सेठ है, ज्यादा कॉस्ट पसंद कर रहा है, तबीयत सही है तेरी, या कम वाला कॉस्ट सिलेक्ट करते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट जब ऑप्शन होते हैं तो हमेशा दी लोअर होती है। एम आई क्लियर इन दैट तो नो? जी। इसको लिख लिया होगा उम्मीद है, नहीं लिखा तो प्लीज लिख लीजिएगा। वेरी नाइस। आगे, अब कौन सी लेबर है? अनस्किल्ड है। उनकी भी कहानी है कि अनस्किल्ड को करंटली हम 12 रुपए घंटा पे करते हैं। कितने घंटे चाहिए हमें? वो 56 घंटों की जरूरत है, राइट? मैं यहाँ लिख 56 आवर्स रिक्वायर्ड ऑफ अनस्किल्ड लेबर, राइट? करंटली हम 12 रुपए देते हैं एंड ईच ऑफ द 5 वर्कर इज गारंटीड अ मिनिमम वेज ऑफ 420 पर वीक। ठीक है, 12 रुपए घंटा देते हैं और हमारे पास 5 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं? 5। और उनको मिनिमम गारंटी वेज कितनी देनी पड़ती है?
420। 420, वाह क्या नंबर है, 420। Each unskilled employee has enough work allocated to them for the next 3 weeks to earn इतना per week। उन लोगों के पास इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि ये लोग पर वीक जो है वो कितना कमाएंगे। 372। एक बात बताओ, काम के हिसाब से 372 कमाएंगे, लेकिन घर कितना लेके जाएंगे। 400। कमाएंगे 372, बट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रखी हुई है, तो घर कितना लेके जाएंगे। 420। आए वाह, 420 लेके जाएंगे। The work to be done by the unskilled labor on board must be completed within the first week of the project starting, and overtime is paid. Overtime is paid at a time and a half, यानी इनके पास ओवरटाइम का ऑप्शन है। अब मसला ये है कि ये सवाल में ये स्पॉट में घुमा दिया इसने। इसने आपको ये नहीं बताया कि अनस्किल्ड एक्सेस अवेलेबल है, शॉर्ट इन सप्लाई है, जैसे ऊपर था ना, वो उसने बता दिया था कि वो बिजी हैं। बिजी हैं तो आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने बताया ही नहीं है कि बिजी हैं कि फ्री हैं कि क्या हैं। ओवर टाइम की बात बता दी है कि हाँ ओवर टाइम दे देंगे, यानी हम एक्सेस काम करवा सकते हैं। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा, कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर। 5। हैं 5। 5 लोग हैं ना। 5 लोग हैं। रेट क्या देते हैं हम उनको, 12 का। जी। आवर्स नहीं पता, रेट देते हैं 12 का। और कसम खुदा की 420 तो देना ही पड़ता है। हाँ उनके पास काम कम है, इसका मतलब वो फ्री बैठे हैं, घूम जी। फिर रहे होंगे। मिनिमम वेज का मतलब इतना काम तो हम उनसे ले सकते थे ना। 420 रुपए तक का काम हमें उनसे लेना चाहिए, इसके ऊपर ओवर टाइम होगा। यानी ये कितने घंटे तक हम उनसे काम ले सकते हैं भाई। 420 डिवाइड बाई 12 आ गया 35 घंटे अवेलेबल। आ वर्कर इज अवेलेबल फॉर 35 घंटे। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। हाँ, यस। तो 35 घंटे और कितने लोग, 5 लोग। 5। तो क्या आंसर आया। 175। हाँ 175। 175 आवर्स टोटल अवेलेबल, टोटल है ना अवेलेबल, राइट। जी। एग्जिस्टिंग जो जॉब्स कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो काम इनके पास लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग आवर्स कंज्यूम्ड या यूज जो है वो कितने निकालें, कैसे निकालें। तो भाई सर कैसे क्या निकालें, बड़ा आसान है। देखिए सर, 12 रुपए घंटा है। एक्स अभी कितने घंटे काम कर रहे हैं, अभी का पैसा देखो, पैसा देखो, पैसा अभी कितना पैसा देता है हम उसको। 370। 372 देते हैं 12 रुपए के हिसाब से। तो ये कितने घंटे एक बंदा काम करता है, मल्टीप्लाई में 5 कर लेना और आंसर बताना। 156.25। कैसे आया। 372 divided by 12 is 31 multiplied by 5 is, sorry, 155. 155। 155 आवर्स आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो स्पेयर कितना है, स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, फारिग कितने बैठे हुए हैं ये लोग, कितने घंटे फारिग हैं। 20 घंटे। तो कहानी चलते चलते यहाँ पहुंच गई कि लेबर हमें चाहिए 56 आवर्स की। 20 घंटे ये लोग फारिग बैठे हुए हैं। 20 घंटे ये हजरात फारिग बैठे हुए हैं, राइट और रॉन्ग। हाँ, जी। तो हमें 56 आवर्स चाहिए बेटा। विच मीन्स कि हमें इन चरियों से, इन लोगों से, इन प्यारों से क्या करवाना पड़ेगा। ओवर ओ, टाइम। कितने घंटे। 36 hours। ये जो स्पेयर है इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे। कर रहे हैं।
पेड, ऑलरेडी पेड। क्यों? गवर्नमेंट की गारंटी वेज की वजह से ये ऑलरेडी पेड है। यानी मैं कॉन्ट्रैक्ट में इनको इस्तेमाल करूं ना करूं, ये पैसा तो मैं दे ही रहा हूं, तो इट्स इररिलेवेंट कॉस्ट। एम आई राइट और एम आई राइट? नहीं है। और 36 घंटे रेट इनका जो है वो 12 रुपए है, लेकिन ओवर टाइम पे मैं कितने गुना पे करूंगा? टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ मतलब इसका 1.5 गुना। कितना आया रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर? 48। 648। कहानी खलास, पैसा हजम। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं वो यहाँ पे ये कैपेसिटी निकाल नहीं पाते। और जब अगर कोई निकाल भी लेता है तो वो ये भूल जाता है कि भाई मिनिमम गारंटी वेज की वजह से तू इनको ऑलरेडी पे कर रहा है, और ये लेबर आपकी शॉर्ट इन सप्लाई नहीं है। ऊपर वाला केस देखो, स्किल लेबर शॉर्ट इन सप्लाई है। जो लेबर शॉर्ट इन सप्लाई होती है उसका आवरली रेट के हिसाब से टोटल आवर्स रेलिवेंट होते हैं, ये उसका रूल है। लेकिन जो लेबर शॉर्ट इन सप्लाई नहीं होती उसमें आवरली रेट जो एग्जिस्टिंग आप पे कर रहे हो वो रेलिवेंट नहीं होता है। एक्स्ट्रा पेमेंट ही रेलिवेंट होती है जो स्पेयर कैपेसिटी पे लेबर चल रही होती है। तो ये दोनों का फर्क है जो बुक में स्टडी हब में लिखा हुआ है और जो आप लोग पढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से प्रॉपरली टेस्ट हुआ है और हमने इसको देखा है। एनी तकलीफ? नहीं। अब अगला सवाल है, अब एफ पीएम में थ्योरी ना आए तो एग्जामिनर की नानी मर जाएगी, ठीक है? पीएम में थ्योरी ना आए तो एग्जामिनर की नानी मर जाएगी भाई। तो 2 क्वेश्चन थ्योरी के डाले। बताओ, टिक टिका टिक करना है। कमिटेड कॉस्ट एंड नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो रियल ना हो, सच्ची मुच्ची की ना हो, अजम्पशन हो, जो कैश ना हो, नॉन कैश। तो याद रखना, एमोटाइजेशन हो या डेप्रिसिएशन वो हमेशा नोशनल होते हैं, राइट? नेशनल होगी। और नहीं। किराया और इंटरेस्ट ये क्या होंगे? कमिटेड होंगे, ये तो देते हैं। बेहतरीन हो गया, आसान था, ये बच्चों वाला था। लेकिन पेपर में बच्चे बच्चों वाली चीजों में ही बच्चे बच्चे बन जाते हैं। अगला है, बताओ कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं? पहला पढ़ना। The hundred spent obtaining the cost information should be included in the quote. किधर है ये 100? देखो कहीं था ना? वो शुरू में था बिल्कुल। वो तो संक कॉस्ट है, तो ये तो गलत हो गया कॉस्ट स्टेटमेंट। सम कॉस्ट कभी भी नहीं लेते, तो हाँ सर गलत। गलत। तू पढ़ो। SIP company should consider the effect of the refurbishment on the tax of the company will pay. This include the tax effect in the quotation as a relevant cost. हाँ भाई, कहता है कि कंपनी को टैक्सेशन को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करोगे किसी से तो आपके टैक्सेशन पे फर्क पड़ेगा। देखो ज्यादा कमाओगे ना, ज्यादा कमाओगे यानी आप उसको प्राइस कोट करोगे, आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो टैक्स बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपका रेवेन्यू बढ़ा तो रेवेन्यू की वजह से टैक्स बढ़ा। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये होगा। तो इज इट रेलिवेंट? यस इट इज। राइट और रॉन्ग? नहीं। यानी टैक्सेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट। यस इट इज। और फिर स्केर रिसोर्स मतलब शॉर्ट, जो लेबर शॉर्ट इन सप्लाई होती है। जो चीज स्केर रिसोर्स हो उसकी अल्टरनेट ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी आपको देखना होता है। तो भाई अभी हमने सॉल्व भी किया है, हाँ ना? ऐसा ही तो है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो जिसमें स्केर रिसोर्स या स्किल्ड लेबर शॉर्ट लेबर यूज कर रहे हो, तो कहीं से उसको मूव करते हो, तो जितना उसका कॉस्ट है इज गोइंग टू बी अ रेलेवेंट कॉस्ट। राइट और रॉन्ग? नहीं। रेलेवेंट कॉस्टिंग टेक्निक इज अ सेपरेट मेथडोलॉजी भाई, सीवीपी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सीवीपी में कुछ अलग ही काम होता है, सीजीटी में कोई अलग ही दुनिया होती है। सीजीटी में रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं होती,
वहां पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है, वहां पे कंट्रीब्यूशन चलता है, वहां पे एक अलग ही तरीका है। सीवीपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम एज कंपेयर टू द रेलेवेंट कॉस्टिंग। एनी तकलीफ? नहीं। तो दूसरा और तीसरा सही है, बाकी सर गलत हैं। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या था, 257 था, सिप कंपनी, सिप कंपनी, ये हमारा पूरा हो जाता है। कोई सवाल कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। रेलेवेंट कॉस्टिंग पर्सनली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है कि इसमें थोड़ा सा चीजें घुमाई हुई होती हैं, स्पेशली लेबर के अंदर बच्चे फंसते हैं, मटेरियल में फंसते हैं। क्यों फंसते हैं भाई? इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि जो लेबर स्केयर है उसकी टोटल जितने घंटे वो काम करेगी वो भी रेलिवेंट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलिवेंट है। और जो लेबर एक्सेस सप्लाई है तो जितना एग्जिस्टिंग है वो इरेलीवेंट है, जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे वो ही रेलिवेंट होगा। और मटेरियल में आपने देखा कि मटेरियल, हमने जो मटेरियल नया खरीदना था उसको तो मार्केट वैल्यू पे ले लिया, लेकिन जो स्टॉक में पड़ा हुआ था उसकी कॉस्ट इरेलीवेंट थी, उसको सम कॉस्ट को इरेलीवेंट रखा, उसकी मार्केट वैल्यू यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे उसको कैलकुलेट किया, और फर्दर या एडिशनल कॉस्ट जितनी लग रही थी वो सबको कंसीडर किया, उन सबको ध्यान में रखा। क्योंकि एडिशनल इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल या एडिशनल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is always a relevant cost. बाय डिफॉल्ट फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो जाए तो वो इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट हो जाती है। याद है ये बात? वो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुई तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि आपका रेंट 10,000 था तो ये इरेलीवेंट है क्योंकि 10 था और 10 ही रहा तो इरेलीवेंट। रेंट 10 था, प्रोजेक्ट की वजह से कोई एडिशनल जगह एक्वायर करनी पड़ी, 2,000 से रेंट बढ़ गया 12 हो गया, तो 10 इरेलीवेंट रहेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग रेंट है, जो एडिशनल रेंट होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से टैक्सेशन, अगर टैक्स में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, आप ऐसी चीज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स पे असर नहीं होता, यानी प्रॉफिट चेंज नहीं होते, रेवेन्यू चेंज नहीं होते, तो टैक्स इररेलेवेंट है। लेकिन डेफिनेटली हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आता है, रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आता है तो अल्टीमेटली टैक्स पे इम्पैक्ट आता है। तो टैक्स का भी ख्याल रखना चाहिए while considering a quotation on grounds of relevant costing। तो टैक्सेशन भी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाता है। ओके, क्या? तो ये क्वेश्चन हमारा खलास, फिनिश। नहीं।